लोगों ने इस कोर्स का पहला मॉड्यूल पूरा कर लिया है, जो कि है सिग्नल एनालिसिस। यहाँ पर हमने सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, फिर हमने टाइम और बैंडविड्थ की बात की, फिर हमने लो पास इक्विवेलेंट की बात की। हमने सिग्नल स्पेसिस की भी बात की थी। जब मैंने ये कोर्स शुरू किया था तब मुझे लगा सिग्नल स्पेसिस को हमें पहले मॉड्यूल में डाल देना चाहिए, पर अब वापस सोचते हुए मुझे लगता है सिग्नल स्पेसिस को पहले मॉड्यूल में नहीं, आखिरी मॉड्यूल में ही रखना ठीक होगा। सिग्नल स्पेसिस थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकली हैवी या मैथ इंटेंसिव, जो भी आप कहना चाहें हैं, तो वो पहले मॉड्यूल के लिए ठीक नहीं है। अभी हमने ये कोर्स शुरू ही किया है। अब हम इस कोर्स के दूसरे मॉड्यूल, जो कि प्रोबेबिलिटी स्पेसिस है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो या रैंडम प्रोसेसेस। तो हम रैंडम प्रोसेसेस में सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी स्पेसिस इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम बहुत से रैंडम वेरिएबल्स करेंगे, फिर रैंडम प्रोसेसेस, फिर सिग्नल्स और रैंडम प्रोसेसेस कैसे एक जैसे होते हैं, और हम लास्ट टॉपिक जो इस मॉड्यूल में करेंगे वो है नॉइज़। अब यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि अब तक जो कोर्स स्ट्रक्चर मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें ये 3, 4, 5 आप इस कोर्स को ऐसे देख सकते हैं, पर क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोर्स है और आप इसे वीडियोस की फॉर्म में देख रहे हैं, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। आप चाहें तो इसे इस ऑर्डर में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम इस कोर्स के दोनों पार्ट्स कर लेंगे तब इस कोर्स को करने के कई ऑर्डर्स, कई तरीके हो सकते हैं, जिनको मैं शायद इस कोर्स के किसी एक्स्ट्रा लेक्चर या ओवर एंड अबव वट एवर वी हैव फॉर द कोर्स कंटेंट, तो जब यह कोर्स पूरा हो जाएगा, यानी जब इस कोर्स के दोनों पार्ट्स पूरे हो जाएंगे, तब इस कोर्स को करने के सभी तरीके मैं इस कोर्स में बताऊंगा। पर यहाँ पर क्योंकि हम इसका दूसरा मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं, तो ये बताना ज़रूरी है कि आप इसका दूसरा मॉड्यूल, जो हमारे पढ़ाई में इसका तीसरा मॉड्यूल होगा, उसे आप दूसरे मॉड्यूल की तरह भी कर सकते हैं और इसे तीसरा मॉड्यूल भी रख सकते हैं। पर इसके साथ ही अब हम इस कोर्स का ऑफिशियल दूसरा मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, या मेरी ओर से जो इस कोर्स का दूसरा मॉड्यूल है, और वो है रैंडम प्रोसेसेस, प्रोबेबिलिटी स्पेसिस। तो जैसा कि सिग्नल सिस्टम्स वाले मॉड्यूल में था, ऐसा बहुत कुछ था जो हमें पता था, और उसके ऊपर हमने सिग्नल सिस्टम के कोर्स में हमने बहुत कुछ किया हुआ था, और उसे थोड़ा सा रिवाइज करके, उसे थोड़ा याद करके हमने उसके ऊपर नया मैथ डेवलप किया। क्योंकि बैंडविड्थ, लो पास सिग्नल्स और फूरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़, ये सब उस कोर्स में अवेलेबल नहीं थे, तो हमने लो पास इक्विवेलेंट्स और टाइम बैंडविड्थ और टाइम बैंडविड्थ रेजोल्यूशन, ये सब हमने इस कोर्स में नया डेवलप किया है। वही अप्रोच हम इस दूसरे मॉड्यूल में लगाएंगे, जो कि है प्रोबेबिलिटी स्पेसिस, या जो कि है रैंडम प्रोसेस। तो इसमें पहला टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी स्पेसिस। ये आपके प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस का कोर्स अगर आपने किया है तो ये उसका एक रिवीजन होगा। अगर आपने प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोसेस का कोर्स नहीं किया है, तो मुझे उम्मीद है जितना मैं यहाँ पर कवर करूँगा उतने में आपको प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोसेसेस ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक होगा रैंडम वेरिएबल्स। फिर से ये जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोसेसेस का कोर्स नहीं किया है उनके लिए एक रेपिटेशन होगा, या उनके लिए रिवीजन होगा, और जिन लोगों ने किया है उनके लिए कुछ नया होगा। तीसरा टॉपिक रैंडम प्रोसेसेस, ये आप में से बहुत लोगों के लिए नया होगा। फिर रैंडम प्रोसेसेस सिग्नल्स, ये लगभग सभी के लिए नया होगा। और एंड में नॉइज़, ये बिल्कुल नया टॉपिक होगा। तो हम इस ऑर्डर में बढ़ेंगे, और पहले दो लेक्चर्स में, या पहले दो टॉपिक्स में, प्रोबेबिलिटी स्पेसिस और रैंडम वेरिएबल्स में, मैं उतना वो सब जल्दी जल्दी कवर करूंगा जो कि प्रोबेबिलिटी के कोर्स में पूरे सेमेस्टर में या आधे सेमेस्टर में कवर करवाया जाता है। क्योंकि नेचुरली ये इस कोर्स के लिए रिवीजन है, ये पूरा नया कोर्स नहीं है। तो हम प्रोबेबिलिटी स्पेसिस की बात शुरू करते हैं। अब एक प्रोबेबिलिटी स्पेस को हम डिफाइन करते हैं, या प्रोबेबिलिटी स्पेस को हम डिफाइन करते हैं ओमेगा बी
यहाँ ये कहलाता है सैंपल स्पेस, ये कहलाता है इवेंट स्पेस, और ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी मेजर। अब इनकी डेफिनेशन देने से पहले सैंपल स्पेस, इवेंट स्पेस और प्रोबेबिलिटी मेजर ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, तो और इनकी डेफिनेशन ही कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो इनकी डेफिनेशन देने से पहले मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक आइडियाज़ आपसे डिस्कस करूं, जो इनमें से पहला बेसिक आइडिया है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम सब ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हम सब ने फिज़िक्स लैब में एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमने केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन की है, हम सब ने, अगर किसी ने बायोलॉजी ली है तो डाइसेक्शन किया है, मुझसे डाइसेक्शन नहीं होता, वो एक अलग कहानी है। पर हमने फिज़िक्स लैब में मेजरमेंट्स लिए हैं, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है, हमने केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन करके मोलैरिटी निकाली है, वो सब। तो एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, जहां हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये पता रहता है कि इस का रिजल्ट क्या आएगा। जहाँ हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले पता रहता है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, ये एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट है जहाँ एक तो उस एक्सपेरिमेंट के एक से ज़्यादा रिजल्ट्स, एक तो उस एक्सपेरिमेंट के एक से ज़्यादा रिजल्ट्स हो सकते हैं, एक। दो, हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले नहीं पता होता कि उस का रिजल्ट, दो, हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये नहीं पता होता कि उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक, हमें एक्सपेरिमेंट करने से हम उस एक्सपेरिमेंट के एक से ज़्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। दो, हमें ये नहीं पता रहता कि उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। जैसे एक सिक्का उछालना, आप सिक्का उछालते हैं, उस पर हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, आपको सिक्का उछालने से पहले नहीं पता। आप एक डाई पासा फेंकना, पासा फेंकना, अनलेस आप शकुनी हो, आपको पहले से नहीं पता होगा कि पासे में क्या आएगा। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले नहीं पता है कि उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आने वाला है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को जिसमें कि हमें एक्सपेरिमेंट पूरा होने के पहले ये ना पता हो कि रिजल्ट क्या आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और क्योंकि हमें ये नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, तो इसके एक से ज़्यादा रिजल्ट्स होते हैं। जैसा हमें पता है
चित भी मेरी पट भी मेरी, वो एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, उसको हम छोड़ सकते हैं। पर अगर हमें सिक्का उछालने से पहले पता हो कि सिक्के पर क्या आने वाला है तो सिक्का उछालने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि हमें ये नहीं पता है कि इसका आउटकम क्या होगा। तो अब क्योंकि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक से ज़्यादा आउटकम्स, एक से ज़्यादा रिजल्ट से आउटकम्स, उन्हें टेक्निकल वर्ड आउटकम है, होते हैं, तो हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स के सेट को उसका सैंपल स्पेस बोलते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स के सेट को उसका सैंपल स्पेस बोलते हैं, जैसे कि, और इसे हम ओमेगा लिखते हैं। तो अभी अगर मैं एक बार लाल पेन से करूं तो हम उसके सभी एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को ओमेगा बोलते हैं, सैंपल स्पेस ओमेगा। सो ओमेगा सैंपल स्पेस होती है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स का सेट। सैंपल स्पेस होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स का सेट, ओमेगा। एक बार हमने सैंपल स्पेस डिफाइन कर दिया, अब हम डिफाइन करते हैं, अब यहाँ पर सैंपल स्पेस में ये बताना ज़रूरी है कि इवेंट डिफाइन करने से पहले सैंपल स्पेस दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस में काउंटेबल इवेंट्स होते हैं। क्योंकि हम पूरी बात कर ही रहे हैं तो काउंटेबल अर्थात एक सेट ए को काउंटेबल कहा जाता है जब उसके एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर्स के सेट n पर 1 1 मैप किया जा सके। तो जहाँ पर भी आपके पास ऐसा सैंपल स्पेस होता है जिसके एलिमेंट्स को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे कि सिक्का उछालना, डाई रोल करना, या 1 से n तक कोई भी नंबर रैंडमली चूज़ करना, तो वैसे इवेंट को और या वैसे सैंपल स्पेस को डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहते हैं। कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस होता है जहां स्पेस में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, जहां सैंपल स्पेस में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इवेंट्स हो। जैसे अगर मैं और ये थीटा, मैं एक पहिया ले लूं या एक डिस्क ले लूं, डिस्क के ऊपर ये एक नीडल या एक सुई रख दूं और उसे घुमाऊं, और घूमने पर जो इनिशियल लाइन और सुई के बीच का एंगल है थीटा, उसको मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम मानूं। नेचुरली ये थीटा कुछ भी हो सकता है,
थीटा माइनस पाई से पाई के बीच, या जैसे भी आप इसे लेना चाहें, थीटा माइनस पाई से पाई के बीच, या थीटा 0 से 2 पाई के बीच, कुछ भी हो सकता है, ये तो आप जानते हैं। तो अब क्योंकि थीटा 0 से 2 पाई के बीच कुछ भी हो सकता है, तो थीटा इज अ रियल नंबर। और ये हम सब ने पढ़ा हुआ है कि बिटवीन एनी टू पॉइंट्स देयर इज एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रियल नंबर्स। सो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स के सेट को, या इस सेट को मैं नेचुरल नंबर्स के सेट पर मैप नहीं कर सकता, इस सेट को मैं नेचुरल नंबर्स के सेट पर मैप नहीं कर सकता, तो ये रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है और ये इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो एक कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस होगा जहाँ सैम्पल स्पेस में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सैम्पल स्पेसेस हो गए। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सैम्पल स्पेसेस को ध्यान में रखने के बाद अब हम बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन सिंपल है, एक इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट, इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो कोई भी इवेंट ई होगा सैंपल स्पेस का सबसेट। बस इवेंट की डेफिनेशन यही है कि सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट कहलाता है, या सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट कहलाता है। जैसे सिक्के में हेड्स आना, सिक्के में टेल्स आना। सिक्का उछालने पर हेड्स आना, ये एक इवेंट है। सिक्का उछालने पर टेल्स आना, ये एक दूसरा इवेंट है। सिक्का उछालने पर हेड या टेल्स में से कोई एक आना, ये भी एक इवेंट है। क्या सिक्का उछाला, आपने, आपके पास हेड्स या टेल्स में से कोई एक आया, वो भी एक इवेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं सिक्के की सैंपल स्पेस को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, मान लीजिए सिक्का उछालने पर, तो सिक्के की सैंपल स्पेस है ओमेगा इक्वल्स हेड्स टेल्स। सिक्के की सैंपल स्पेस है ओमेगा हेड टेल, तो यहाँ पर हेड्स टेल्स, हेड्स या टेल्स में से कोई एक आना जो कि ओमेगा है। क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, इसलिए पूरा सैंपल स्पेस भी एक इवेंट ही है। और ऐसे ही सिक्का उछालने पर कुछ भी नहीं आना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सिक्का बीच में खड़ा हो सकता है, वो एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी इवेंट है, वो हम उसमें नहीं जाएंगे अभी के लिए। वो शायद प्रोबेबिलिटी के एक अलग कोर्स में मैं उसकी बात कर सकूं, पर यहाँ पर हम उस तीसरी पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे। हम एक वेल बिहेव्ड सिक्का मान रहे हैं जो हेड या टेल ही देता है। सिक्का उछालने पर कुछ नहीं आना जो कि एम्प्टी सेट है। तो एक सिक्का उछालने पर हमारे पास 4 इवेंट्स हो सकते हैं, हेड्स आना, टेल्स आना, हेड्स या टेल्स में से कोई एक आना और कुछ नहीं आना। तो ये ऐसे ही पांसा फेंकने पर एक आना एक इवेंट है। पांसा फेंकने पर इवन नंबर आना
ये भी एक इवेंट है, पासा फेंकने पर 3 से ज़्यादा डॉट्स आना, पासा फेंकने पर 3 से ज़्यादा डॉट्स आना, ये भी एक इवेंट है। तो ये सभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं पासा फेंकने का सैंपल स्पेस, पासा फेंकने का सैंपल स्पेस 1 2 3, ये पासा फेंकने का सैंपल स्पेस है, तब अगर ये पासा फेंकने का सैंपल स्पेस है तो ये इवेंट हुआ, एक इवन नंबर आना, 2 4 6, पासा फेंकने पर 3 से ज़्यादा आना, 4 5 6। तो ये सभी इवेंट्स हैं। मैं ऐसे ही कोई भी और इवेंट डिफाइन कर सकता हूँ। पासा फेंकने पर 3 से ज़्यादा एक इवन नंबर आना, तो 3 से ज़्यादा चार 6, तो ये सब इवेंट्स हैं। मैं ऐसे ही न जाने कितने इवेंट्स डिफाइन कर 36 इवेंट्स डिफाइन कर सकता हूँ टू बी स्पेसिफिक। तो ये सभी इवेंट्स ओमेगा या सैंपल स्पेस के ओमेगा के सबसेट्स हैं। सो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट एक इवेंट कहलाता है। और सभी ऐसे ही, इससे पहले कि मैं इवेंट स्पेस डिफाइन करूं, एक कंटिन्यूस सैंपल स्पेस का एग्जांपल भी लेते हैं। केस में थीटा का π/4 से π/2 बीच आना, थीटा का π/4 से π/2 के बीच आना भी एक इवेंट है। तो अब सैंपल स्पेस वहाँ था, सो इवेंट हो गया π/2 इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है, इस पर हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। बट जनरली इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन π/2। या हम जब कंटिन्यूस सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो हम जनरली सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स लेते हैं। तो कंटिन्यूस केस में तो ये भी एक इवेंट है। तो ऐसे सभी इवेंट्स को मैं सभी इवेंट्स का सेट इवेंट स्पेस कहलाता है। एक सैंपल स्पेस के सभी इवेंट्स का, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के सभी सेट्स का सेट, या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट में हो सकने वाले सभी इवेंट्स का सेट, या एक सैंपल स्पेस के सभी सबसेट्स का सेट इवेंट, एक सैंपल स्पेस के सभी सबसेट्स का सेट इवेंट स्पेस कहलाता है। का सभी सेट इवेंट स्पेस है। ये देखना आसान है कि डिस्क्रीट सैंपल स्पेस के लिए बी ओमेगा का पावर सेट, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस के लिए बी ओमेगा का पावर सेट होगा। तो और कंटिन्यूस सैंपल स्पेस के लिए हम, या कंटिन्यूस सैंपल स्पेसेस के लिए हम बोरेल फील्ड्स का आइडिया, बोरेल फील्ड्स जस्ट नाम मात्र को हम डिस्कस करेंगे। तो
बोरेल फील्ड, या हम बोरेल फील्ड के बिना ही, क्योंकि वाई अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट स्टफ, अगर आप लोग, मैं बोरेल फील्ड का नाम लिख रहा हूँ, बोरेल फील्ड्स देख सकते हैं, बट मैं बोरेल फील्ड को थोड़ा सा साइडलाइन करके एक काम चलाऊ डेफिनेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये अगेन प्रोबेबिलिटी का कोर्स नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी का कोर्स होता तो हम बोरेल फील्ड्स को डिफाइन करते। तो आप जो लोग देखना चाहते हैं वो बोरेल फील्ड्स देख सकते हैं। मैं एक वर्किंग डेफिनेशन दे रहा हूँ। प्लीज़ नोट दैट कंटिन्यूस केस में इवेंट स्पेस की वर्किंग डेफिनेशन, आप चाहें तो बोरेल फील्ड्स पढ़ सकते हैं। ये डेफिनेशन पूरी तरह से, ये जान लीजिए कि ये मुझे लाल रंग में लिखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन इस कोर्स में काम आएगी पर पूरी तरह ठीक नहीं है। ये डेफिनेशन इस कोर्स में काम आएगी पर पूरी तरह ठीक नहीं, ये यहाँ बताना ज़रूरी है। तो इवेंट स्पेस सैंपल स्पेस के सभी सेमी ओपन इंटरवल्स और उनके काउंटेबल यूनियंस का सेट होता है। इवेंट स्पेस सैंपल स्पेस के सभी सेमी ओपन इंटरवल्स और उनके काउंटेबल यूनियंस का सेट होता है। इस डेफिनेशन को अभी इसी तरह से रहने दीजिए। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस डेफिनेशन को जगाएंगे, नहीं तो इस डेफिनेशन को हम अभी इसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो अब ये इवेंट स्पेस कंटिन्यूस सैंपल स्पेस के लिए, अभी के लिए, क्योंकि हम शुरुआत डिस्क्रीट स्पेसिस से ही कर रहे हैं, आप ये मानकर चलिए कि एक तरह से सैंपल स्पेस का पावर सेट ही इवेंट स्पेस होगा। कंटिन्यूस केस के लिए पावर सेट इमेजिन करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन दी है कि कंटिन्यूस के लिए, बट इस सेट को इमेजिन करना मुश्किल है, तो इसे इमेजिन करने की कोशिश मत करिएगा। और ये भी बता दिया है कि ये डेफिनेशन पूरी तरह से ठीक नहीं है। आपको अगर पूरी तरह ठीक डेफिनेशन चाहिए तो शायद प्रोबेबिलिटी का एक कोर्स एक बार पढ़ना पड़ेगा। बोरेल फील्ड्स भी आप देख सकते हैं इससे कैसे रिलेटेड हैं। और तो हमने प्रोबेबिलिटी स्पेसिस के दो पार्ट्स डिफाइन कर दिए, एक सैंपल स्पेसिस और एक इवेंट स्पेसिस। तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी स्पेसिस का प्रोबेबिलिटी मेजर। ये एक फंक्शन है जो कि इवेंट स्पेस से ज़ीरो वन पर एक मैप। प्रोबेबिलिटी मेजर होता है इवेंट स्पेस से 0 1 पर एक मैप, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम्प्टी सेट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस, बिकॉज एम्प्टी सेट और सैंपल स्पेस दोनों 1, और अगर इवेंट F का सबसेट है, E और F इवेंट्स हैं, अगर इवेंट E इवेंट F का सबसेट है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये तो एक प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 है। अगर E1, E2, En इवेंट्स हैं और EI इंटरसेक्शन EJ एम्प्टी सेट है,
अगर E1 E2 En इवेंट्स हैं और EI इंटरसेक्शन EJ एम्प्टी सेट है, तब यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इसे ऐसे भी लिखा जाता है, अगर E1 En डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ EI, या मैं I इक्वल टू 1 to N ही कर देता हूँ अभी के लिए, वो काफ़ी है, इक्वल्स समेशन I गोज़ फ्रॉम 1 to N प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी मेजर की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके साथ ही अब इवेंट स्पेस की कुछ और, मैं इसके साथ ही इवेंट स्पेस की भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं हम। ये तो हमने पहले ही कहा था, सैम्पल स्पेस भी एक इवेंट है। B, अगर इवेंट E सैम्पल स्पेस में है तो कॉम्प्लीमेंट जो कि E कॉम्प्लीमेंट है भी यहाँ E कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, E कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज, या E कॉम्प्लीमेंट का मतलब है E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट equals the entire sample space and E intersection E complement equals 0. तीसरी प्रॉपर्टी है, if E1 En be, then union of I goes from 1 to N I is also, यानी कि अगर E1 से En इवेंट्स हैं तो उनका यूनियन भी इवेंट ही होगा। इसके साथ साथ हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इक्वल्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा कॉम्प्लीमेंट जो कि एम्प्टी सेट होता है इक्वल्स 0, इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनियन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो कि 0 है इक्वल्स 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो ये, और इन जनरल ये बताना भी ज़रूरी है, इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F equals probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F। अब हम probability measure की टर्म्स में कुछ दो खास तरह के इवेंट्स की बात करेंगे, स्पेशल इवेंट्स E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं जब प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इक्वल्स 0। तो इवेंट्स E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स 0 या E इंटरसेक्शन F इज़ द एम्प्टी सेट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, इवेंट्स E एंड F आर कॉल्ड
independent when probability of E intersection F equals probability of E times probability of F. इसे probability measure के बिना डिफाइन करना संभव नहीं था। और इसके साथ ही बस हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और इन्हें बोलते हैं एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगेन ये एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी स्पेसिस का एक रिकैप था। आशा है आपको समझ आया होगा। अगली बार हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। धन्यवाद।